वजारत दाखिला ने उन लोगों को पासपोर्ट जारी ना करने का हुक्म दिया है जिन्होंने बैरून मुल्क सियासी पनाह ली। अब एक सवाल ये उठाया जा रहा है कि आप उनको पासपोर्ट क्यों नहीं जारी कर रहे जिन्होंने सियासी पनाह ली हुई है, हमें जारी करने चाहिए। और दूसरी राय ये है कि जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जाकर किसी दूसरे मुल्क में सियासी पनाह ले ली है और वो ये कहते हैं कि हमें पाकिस्तान में खतरा है, हम पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, उनको पाकिस्तानी पासपोर्ट क्यों दिया जाए? अच्छा, ये कोई पाकिस्तान ने अनोखा कानून तो बनाया नहीं। भारत में भी यही कानून है। भारत में अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाकर सियासी पनाह लेते हैं और उस मुल्क का आप पासपोर्ट भी हासिल कर लेते हैं। मसलन आपने बर्तानिया गए, आपने भारत के आप शहरी हैं, आपने बर्तानिया का पासपोर्ट ले लिया सियासी पनाह पर। आप कभी भारत आना चाहें तो वो आपको भारत का वीज़ा नहीं देते। आपने अमेरिका का पासपोर्ट ले लिया, कनाडा का पासपोर्ट ले लिया, जर्मनी का ले लिया, फ्रांस का ले लिया। आप किसी दूसरे मुल्क गए, आप भारत के शहरी हैं, आपने दूसरे मुल्क गए, वहाँ सियासी पनाह ली और कहा कि मैं भारत में नहीं रह सकता, मुझे बड़ा खतरा है भारत में। और आपकी सियासी पनाह की दरख्वास्त कबूल हो गई, तो भारत आपको सारी उम्र वापस भारत का वीज़ा नहीं देता कि आप दोबारा भारत आ जाएँ। और ये एक मुल्क में नहीं है, कई ममालिक में है। ये तो नहीं हो सकता कि आप पाकिस्तान के खिलाफ इल्ज़ामात लगाकर सियासी पनाह भी ले लें और फिर पाकिस्तानी पासपोर्ट भी एन्जॉय करें, फिर उसके साथ आप पाकिस्तान को भी एन्जॉय करें। मेरे ख़्याल में किसी हद मैं तो वैसे ज़ाती तौर पे दोहरी शहरियत के कानून के भी खिलाफ। पाकिस्तान में किसी के पास दोहरी या आप पाकिस्तानी हैं या आप पाकिस्तानी नहीं हैं। अगर आपने किसी और मुल्क की शहरियत ले ली है, तो आपको पाकिस्तान की शहरियत छोड़ देनी चाहिए क्योंकि आप उस मुल्क के वफ़ादार हो गए। किसी एक मुल्क के वफ़ादार तो हो जाएँ ना। अगर पाकिस्तान के नहीं, तो जिस मुल्क दूसरे मुल्क की शहरियत ले ली है, उसके वफ़ादार हो जाएँ। आप 2 किश्तियों के सवार कैसे हो सकते हैं? यहाँ भी भारत की मिसाल, भारत में 2 मुल्कों की शहरियत आप नहीं रख सकते। जो ही आपने किसी और मुल्क की शहरियत ले ली, आपकी भारत की शहरियत खत्म हो गई। आप वीज़ा लेकर भारत में आए। बेशक आप भारत के शहरी रहे हैं, बेशक आपके रिश्तेदार भारत में रहते हैं, आपका मरण जीवन भारत है, लेकिन आप वीज़ा लेके ही आएँगे क्योंकि आपने दूसरे मुल्क की शहरियत ले ली है। हमारे यहाँ ये एक अजीब हमने रस्म चलाई है, दोहरी शहरियत की भी चलाई है, सियासी पनाह पर पासपोर्ट भी दिए जा रहे हैं और मुल्क को एक मज़ाक बना के हमने रख दिया है कि आप पाकिस्तान के साथ जो मर्ज़ी कर लें, आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मामा जी दा बेड़ा बना दिया पाकिस्तान को। मैं समझता हूँ कि पहला दुरुस्त समत में जिसने भी सियासी पनाह ले ली है, उसको पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, वो जाने और वो मुल्क जाने जहाँ जाके उसने सियासी पनाह ली है। इसी तरह दो इसका अगला स्टेप है दोहरी शरीयत भी खत्म होनी चाहिए और जिसके पास भी किसी और मुल्क की शहरियत है, उसकी पाकिस्तानी शहरियत खत्म कर देनी चाहिए। वो पाकिस्तान वीज़ा लेकर आए, वीज़ा लेकर जैसे और बैरून मुल्क के शहरी आते हैं, अमरीकी आते हैं, बरतानवी आते हैं, वैसे वो भी आए, वीज़ा ले पाकिस्तान आ जाए। और ये जो कि हमने जो ओवरसीज़ को बहुत सर पे उठाया हुआ है कि जैसे ये पाकिस्तान चला रहे हैं, ये गलत है। इन्होंने पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं करना। ये जो पैसे आप रेमिटेंसेस बात करते हैं, एक तो वो सारी यूएई और सऊदी अरब से ज़्यादा है। और जो भेजता है वो अपने रिश्तेदारों को भेजता है, कोई हुकूमत पाकिस्तान को तो नहीं भेजता। बड़ी तड़ी लगाते हैं जी हम हुंडी से भेज देंगे। भाई गैर कानूनी भेजोगे तुम्हारे खानदान वाले यहाँ गिरफ्तार कर लेंगे, जिनको हुंडी से पैसे आएँगे। भेजते तो अपनी बूढ़ी माँ को हो, बहन-भाइयों को हो और तुम्हारे जो रिश्तेदार हैं मरन-जीवन उनको भेजते हो। कभी किसी ने पाकिस्तान के प्रिंसिपल अकाउंट नंबर 1 में ये साकिब निसार साहब डैम फंड का चंदा लेने गए थे, कितने पैसे उनको बरतानिया से इकट्ठे हो गए थे। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बिल्कुल सही दुरुस्त सिमत में कदम है। जिसने बाहर सियासी पनाह लिया है, उसको पाकिस्तानी पासपोर्ट नहीं मिलना चाहिए, शहरियत नहीं होनी चाहिए उसकी। जिसने बैरून मुल्क की शहरियत ले लिया, उसको पाकिस्तान वीज़ा लेके आना चाहिए और जिसने असाइलम लेकर शहरियत ली है, उसका तो वीज़ा भी बंद होना चाहिए। वो वीज़ा लेकर भी पाकिस्तान नहीं आ सकता। दुनिया के मुल्कों ने ये कानून बनाया हुआ है और वो बड़े कामयाब मुल्क हैं, उन्होंने तरक्की भी की है। कोई ये कानून बनाने से उनकी तरक्की रुक तो नहीं की, बल्कि उन्होंने कामयाब तरक्की की है। और उस तरक्की की वजह ये सख्त असूल ही है कि 2 किश्तियों के सवार उन्होंने अपने शहरियों को नहीं रहने दिया। मैं समझता हूँ ठीक है। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद की हदूद के ट्रिब्यूनल को तब्दील किया है। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारान ने ट्रिब्यूनल पर जानबदारी का इल्ज़ाम लगाया जिसके ऊपर उन्होंने ट्रिब्यूनल चेंज कर दिया। ये एक मामूल की कार्रवाई है। आप जब भी किसी जज पर जानबदारी का इल्ज़ाम लगाते हैं, तो ऊपर वाली अदालत जो है वो किसी और को ये केस मुंतकिल कर सकती है और इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शंस का ज़ामिन है,
जो इलेक्शन की सारी चीज़ों को देख रहा है, उसको ये इख्तियार हासिल है कि वो ट्रिब्यूनल बनाए और ट्रिब्यूनल से केस ट्रांसफ़र भी करे। अब सूरत-ए-हाल ट्रिब्यूनल्स के हवाले से बहुत अजीब है। आप लाहौर हाई कोर्ट की मिसाल ले लें। लाहौर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, जो अब सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं शहजाद साहब, उन्होंने आइन में ये लिखा है कि चीफ जस्टिस और इलेक्शन कमीशन मुशावरत से ट्रिब्यूनल बनाएँगे। तरीक़ाकार ये है कि वो 2-2 3-3 नाम भेजते हैं, इलेक्शन कमीशन उनमें से एक पिक कर लेता है। जनाब चीफ जस्टिस ने एक ही नाम भेजा पिंडी और भावलपुर के लिए और बज़िद रहे कि जो नाम मैंने भेजा है, इसी को आप जो है कबूल करें। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप एक नाम भेजने के पाबंद नहीं हैं, आपको 3 नाम भेजने हैं, हम उनमें से एक पसंद करेंगे। जब ये तनाज़ा बढ़ा और चीफ जस्टिस साहब को नज़र आया कि उनका एक नाम नहीं चल सकता, तो उन्होंने एक पिटीशन करा के लाहौर हाई कोर्ट के एक जज हैं शाहिद करीम साहब, उनसे जुडिशियल ऑर्डर करा दिया ट्रिब्यूनल का। जो गैर आईनी है, गैर कानूनी है कि आप ट्रिब्यूनल्स हाई कोर्ट खुद ही ट्रिब्यूनल्स का जुडिशियल ऑर्डर कैसे कर सकता है? अगर आप इलेक्शन कमीशन जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया है, उन ट्रिब्यूनल्स को गैर आईनी और गैर कानूनी कहता है और कहता है हम उनमें शरीक नहीं होंगे। लिहाज़ा ये फड्डा सिर्फ इस्लामाबाद में नहीं है, ये लाहौर हाई कोर्ट में भी ये ट्रिब्यूनल्स का फड्डा जो है, वो बहुत ज़्यादा चल रहा है क्योंकि हाई कोर्ट्स जो हैं, वो जुडिशियल एक्टिविज़्म ट्रिब्यूनल्स के हवाले से दिखा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी यही था। जज साहब बहुत प्रो एक्टिव और जुडिशियल एक्टिविज्म दिखा रहे थे और उनका झुकाव साफ भी तहरीक इंसाफ की तरफ नजर आ रहा था, जिसकी वजह से मुस्लिम लीग नून के जीते हुए अरकान ने एतराज किया और हमने किसी और जज को लगा दिया इलेक्शन कमीशन में। इसमें परेशानी वाली कौन सी बात है और इसमें तौहीन अदालत की क्या बात है? मैं समझता हूँ ये जो हाई कोर्ट्स ने इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स पर एक्शन लेना शुरू किया है, यही गैर आईनी है। इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल है। ये हाई कोर्ट वाले करते ही हैं कि रिट में उसको सुनते हैं, वैसे तो अपील लगती नहीं है इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर के खिलाफ हाई कोर्ट में। रिट में सुनकर तो रिट में ऑर्डर करते हैं, रिट पिटीशन में कि रिट में आपके पास वास्ट जुरिसडिक्शन है और रिट की तारीफ ये है कि जहाँ पे कोई और कानूनी अपील का हक ना हो, वहाँ आप रिट कर सकते हैं। और ये एक चोर रास्ता हाई कोर्ट्स ने ढूँढा है, इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर्स के खिलाफ सुनने के लिए, तहरीक इंसाफ को सहूलतकारी देने के लिए। वरना इससे पहले ऐसे नहीं था। हाई कोर्ट्स इलेक्शन कमीशन के मामले में इंटरफेयर नहीं करते थे। ये अब हमने तहरीक इंसाफ के लिए देखा है कि जो हाई कोर्ट्स के अंदर मोहब्बत है, तो उसमें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ पिटीशन हाई कोर्ट्स में सुनी जा रही हैं। मैं समझता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का स्टांस ठीक है। कि इलेक्शन कमीशन के ऑर्डर सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में चैलेंजेबल है, हाई कोर्ट उनको नहीं देख सकता। ये ट्रिब्यूनल चेंज करने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में देखा जा सकता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। वो तौहीन अदालत का नोटिस कैसे दे सकते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर को? चीफ इलेक्शन कमिश्नर को वही तहफ़्फ़ुज़ हासिल है जो हाई कोर्ट के जज को हासिल है। उन्हें निकालने के लिए भी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस चाहिए। कोई उनको नहीं निकाल सकता। ये तो ऐसे ही है जैसे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपने साथी जज को तौहीन अदालत का नोटिस दे दें। मतलब वो जस्टिस तारिक जहांगीरी को दे दें, सुमन को दे दें या कोई भी हाई कोर्ट का एक जज दूसरे जज को तौहीन अदालत का नोटिस दे दे, तो कैसे दे सकता है? ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का मामला था। मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब को आइन कानून समझ के फैसला करना चाहिए। और ये जो हाई कोर्ट्स में तहरीक इंसाफ की सहूलतकारी है, इसको कहीं न कहीं तो ब्रेक लगनी होगी, वरना वो जिस तरह एक सियासी जमात की हिमायत की तरफ चल पड़े हैं, बाकी सियासी जमातें क्या करें? वो रो पिट ही सकती हैं इन हाई कोर्ट्स के खिलाफ। जिस तरह के फैसले मतलब आपने मफरूरों इश्तिहारियों के कागज़ एक्सेप्ट कर लिए, आपने सब कुछ किया, जितनी सहूलतकारी इन इन अदालतों से तहरीक इंसाफ की नज़र आई है, उसकी माज़ी में कोई मिसाल नहीं मिलती है। मुनाल रेस्टोरेंट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि वो 3 माह में वहाँ से ख़त्म कर दिया जाए। इसके अलावा जो नेशनल पार्क में जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं, आउटलेट्स हैं, उनको ख़त्म करने का एक हुक्म दिया गया है। लोग पूछ रहे हैं ये हुक्म ठीक है या गलत है? पहली बात तो ये है कि मैं 2 सुप्रीम कोर्ट्स का मुवाज़ना करना चाहता हूँ। एक सुप्रीम कोर्ट है जिसने कहा है नेशनल पार्क रेस्टोरेंट है, जितना मर्ज़ी बासर है, जितना मर्ज़ी पैसे वाला आदमी है, वो इस्लामाबाद की शान है, मुनाल रेस्टोरेंट उन्होंने उसको कहा है बंद कर दें। दूसरा एक सुप्रीम कोर्ट था हमारा जिसने वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को लीगलाइज़ करार दिया और रेगुलर किया, जिसने बनीगाला रेगुलर किया, जो फेस देखकर केस का फैसला करता था। जहाँ से अमीरों की चीज़ें रेगुलराइज़ होती थीं और गरीबों के खिलाफ तजावज़ात के ऑपरेशन होते थे। एक वो सुप्रीम कोर्ट था जिसके बारे में बड़ा कहा जाता है कि जो जज साहब पहले उनके वकील थे, बाद में खुद ही उन्हीं जज साहब ने मुकदमा सुन भी लिया। और हमने एक सुप्रीम कोर्ट देखा जो मेरा मतलब है फेस देख के केस का फैसला कर रहा था और एक सुप्रीम कोर्ट हम देख रहे हैं
जिसने मनाल बंद कर दिया और काफ़ी कुछ। तो एक तो ये 2 सुप्रीम कोर्ट्स का मुवाज़ना मैं आपके सामने रखना चाहता था। ये काज़ी फ़ायज़ ईसा और साकिब निसार का मुवाज़ना है, ये 2 सुप्रीम कोर्ट्स का मुवाज़ना है, ये इस बात का मुवाज़ना है कि पैसे वालों के खिलाफ फैसला क पैसे वालों के हक में एक दौर में कैसे फैसले आते थे और एक दौर में पैसे वालों का पैसे नाकाम कैसे हो जाते हैं अदालतों में। तो ये 2 चीज़ें मैं आपके सामने रखना चाहता था। बाकी जहाँ तक इस बात का सवाल है कि वहाँ पे रेस्टोरेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो क्लाइमेट का भी मामला है, वो हेरिटेज का भी मामला है, फिर पहाड़ों को हमने अपनी सीनरी को भी अगर हम का भी मामला है और ये एक्सपर्ट्स के देखने की बात है कि वाक़ई हम क्या नेशनल पार्क में इस तरह के रेस्टोरेंट एक पूरी पहाड़ी किसी को लीज़ पर दे सकते हैं कि वो इतना बड़ा कारोबार सेट कर ले। ये तो फ़ेवर देने की बात है और मुशर्रफ दे दौर में उन्हें फ़ेवर मिली और भी किसी को मिल जाती तो वो बिलियनर हो जाता। तो सरकारी ज़मीनों पर इस तरह के काम जो हैं लीज़ के ज़रिए, वो हमेशा से ही मुरात और इस तरह से फ़ेवरेटिज़्म के चक्कर में आते हैं, वरना होता तो अपनी ज़मीन बना के कर लेते। मैं इसको 2 सुप्रीम कोर्ट्स के मुवाज़ने की शक्ल में ही देखता हूँ।